नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पुणे श्री शक्ति क्लासेस में आपका आज स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जो जल अवशोषण होता है उसको कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा जल अवशोषण है वो प्रभावित होता है। पहला है पादपों को उपलब्ध या प्राप्य जल। पादपों को उपलब्ध या प्राप्य जल। देखिए, हमने पढ़ा है जो जल अवशोषण होता है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार का जल होता है। एक होता है आपके गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और एक होता है आपके आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल। फिर हमने देखा है इसके अंतर्गत कि गुरुत्वीय जल ये पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता, आर्द्रताग्राही भी प्राप्त नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा जल प्राप्त होता है पौधों को? केशिकीय जल। और इसे हम मृदा जल भी कहते हैं क्योंकि ये प्राप्त हो रहा है पौधों को। तो पादपों को उपलब्ध जल में हम क्या देख सकते हैं कि पादपों को मृदा से केवल केशिकीय जल ही उपलब्ध हो पाता है। अन्य प्रकार का जल नहीं होता, जल उपलब्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो गुरुत्वीय जल है, आर्द्रताग्राही जल है, वो पादपों की मूलों की पहुंच से क्या है? बाहर है। सिर्फ केशिकीय जल ही उनके पादपों की जो मूलें हैं, जड़ें हैं, उनकी पहुंच में होता है। इसलिए इस जल को वो क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। गुरुत्वीय जल है, आर्द्रताग्राही जल है, वो उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए इसको ये अवशोषित नहीं कर पाते। अब पादपों को जो उपलब्ध जल होता है पादपों को जो उपलब्ध जल है वो भी दो कारकों से प्रभावित होता है। एक मृदा की जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता। पादपों को जो जल उपलब्ध हो रहा है वो भी फिर 2 कारकों से प्रभावित होता है, जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता। अब देखो ये चीजें क्या होती हैं। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता के मृदा है ये, किसी भी स्रोत से मान लीजिए यहां पर ये जल पहुंचा है, पानी आया है, यहां पर ये जल है आपके। फिर हमने देखा था कि गुरुत्व बल के कारण किसी के जल में हमने देखा था यहां पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जो गुरुत्वीय जल होता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। तो जब हम देखते हैं कि जो जल यहां पर इस सतह पर पहुंच रहा है मृदा की, वो क्या होता है? गुरुत्वीय बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण, या आप गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी कह सकते हो। गुरुत्वीय बल के कारण वो क्या होता है? नीचे रिस कर
नीचे रिस कर नीचे दूसरी जो मृदा की सतह है वहां तक पहुंच गया। मान लीजिए ये जल है वो यहां तक पहुंच चुका है, मृदा की भूमि की इस सतह तक ये नीचे तक पहुंच चुका है। किसके कारण? इस गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। अब यहां पर मान लीजिए कोई पौधा लगा हुआ है और उस पौधे की मूलें हैं वो यहां तक ही आ पा रही हैं, यहां तक ही आ पा रही, इस स्थान तक ही आ पा रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जल यहां पर है और पौधे की मूल का है इसके ऊपर, तो सीधी सी बात है ये जो जल है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण रिश्ता रिश्ता यहां तक पहुंच चुका है, उसको ये मूलें प्राप्त नहीं कर सकती, अवशोषित नहीं कर सकती। तो जितना जल यहां पर आया, जितना जल आया उसमें से गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल के कारण जो रिस कर पहुंच चुका है, उसके बाद में जो यहां पर जो पानी बसता है, जल बसता है मृदा के अंदर, वह क्षमता क्या कहलाती है? मृदा की जल धारण क्षमता कहलाती है। जितना पानी यहां पर बच रहा है मृदा के अंदर, जितना पानी आया वो सारा का सारा मृदा है वो धारण नहीं कर सकती, वो सारा का सारा जल है वो धारण नहीं कर सकती। कुछ जल तो मृदा के कणों के बीच में रहेंगे जल के, और कुछ जो मृदा के अणु हैं वो गुरुत्वीय बल के कारण रिश्ते रिश्ते क्या हो जाएंगे? नीचे की परतों में चले जाएंगे। तो जितना पानी आया उनमें से जितना पानी बचा यहां पर मृदा के बीच में, मृदा के कणों के बीच में, वह जल क्या कहलाएगा? वह क्षमता मृदा की कहलाएगी जल धारण क्षमता। तो मृदा में पहुंचने वाले जल में से गुरुत्वीय बल के बाद जो जल मृदा में शेष रहता है उसे मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। जितना जल यहां पर पहुंचा उसमें से कुछ जल है वो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे पहुंच जाएगा, नीचे रिश्ता रिश्ता चला जाएगा, और जो जल यहां मृदा पर बसता है वह क्षमता, यानी जितने पानी को मृदा रोक सकती है अपने अंदर, वो क्षमता वो क्या कहलाती है? मृदा की जल धारण क्षमता कहलाती है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता तो क्या है? स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या है कि पौधे की वह प्रतिशतता जिसमें पौधे की जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां क्या होती है? प्रथम बार मुरझा जाती हैं, प्रथम बार मुरझा जाती है, उसे उस पादप की क्या कहेंगे? स्थायी म्लानी प्रतिशतता। यानी कि जिस मृदा के अंदर पादप उगा हुआ है तो वहां पर जल की मात्रा भी होगी उस मृदा के अंदर, तो पौधे की वह जल प्रतिशत मात्रा या वह प्रतिशतता जिसमें उस स्थान में उगे हुए
पौधे की जो पत्तियां हैं उगने के बाद पहली बार क्या होती है, मुरझाती है, या क्या होती है, मलानी होती है। मलानी का मतलब मुरझाना, मलानी होती है या मुरझा जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थायी मलानी प्रतिशतता कहते हैं। तो पहला हमने जल धारण वाला देख लिया था, अब दूसरे बिंदु के अंदर था आपके स्थायी मलानी प्रतिशतता, यानी पौधे की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधे की पत्तियां प्रथम बार क्या होती हैं, मुरझाती हैं या मलानी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो उसे हम स्थायी मलानी प्रतिशतता कहते हैं। तीसरा बिंदु आता है आपके मृदावातन। मृदावातन, मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में वायु भी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए। जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में वायु उपस्थित है, यानी अच्छी वातन वाली जो मृदा है वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो मृदा वातन भी जल अवशोषण को प्रभावित करती है। जल अवशोषण को प्रभावित करती है। अच्छे वातन वाली मृदा अच्छे वातन वाली मृदा जैसे दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी है वो अच्छे क्या होती है, वातन वाली होती है, उसमें वायु अच्छी खासी वायु भरी होती है उस मिट्टी में। तो अच्छे वातन वाली मृदा जैसे दोमट, जल अवशोषण अधिक करती है। क्यों करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो वातन है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है इस मृदा के अंदर, किसमें, दोमट में। तो दोमट में अच्छा ये वातन है, तो इसलिए इसमें जल अवशोषण क्या होगा, अधिक होता है। जबकि जलाक्रांत मृदा है उसमें वातन की कमी के कारण जो जलावशोषण है, यानी जल का अवशोषण है, वह क्या होता है, बहुत कम, और कभी कभी तो शून्य भी हो सकता है, शून्य होता है। तो अच्छे जो वातन है उसका भी जल अवशोषण पर खूब प्रभाव पड़ता है। अच्छे वातन वाली मृदा होगी तो उसमें से जल अवशोषण भी अधिक होगा। जिसमें वातन है, मृदा वातन है वो कम है, तो उसमें क्या होगा, जल का अवशोषण भी कम होगा। चौथा बिंदु है मृदा का तापमान। मृदा का तापमान, मृदा का जो टेम्परेचर होता है वो भी जल अवशोषण के में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मृदा का तापमान जलावशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो जलावशोषण के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जलावशोषण के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या हो गया, यदि तापमान किसी मृदा का 20 डिग्री सेल्सियस से कम है या 30 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अधिक है किसी मृदा का, तो क्या होगा, तो जलावशोषण क्या होगा, नहीं होता है। तो
जलावशोषण नहीं होता है, या होगा तो बहुत कम होगा। तो मृदा का एक आदर्श जल अवशोषण के लिए मृदा का तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यदि 20 डिग्री सेल्सियस से मृदा का तापमान कम है तो भी जल अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि मृदा का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो भी क्या होगा? जल अवशोषण नहीं होता है। इसलिए जो मृदा का तापमान है वो भी एक बहुत प्रभावी कारक होता है जल अवशोषण के कारकों में। अब है पांचवा, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता क्या होता है कि जल होता है, जल मृदा के अंदर जो जल होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नहीं घुला हुआ होता है, जल ही नहीं होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, है ना, अनेक प्रकार के जो तत्व होते हैं वो विद्यमान होते हैं, तो धातुएं होती हैं। तो मृदा विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है कि जब मृदा में जल के अतिरिक्त खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, खनिज लवणों की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या होगा? विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ रही है ना? क्यों बढ़ रही है? क्यों विलयन की सांद्रता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो जल है, जल जो कि विलायक है, उसमें कोई विलेय पदार्थ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो जल के साथ में बहुत से खनिज लवणों की मात्रा भी है। जल तो है ही है, जल के साथ में बहुत अधिक मात्रा में खनिज लवण भी जब मिल जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? विलयन बनेगा, और उस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा? जल अवशोषण क्या होता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होगा? जलावशोषण कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई विलयन के अंदर जो खनिज लवण है, या हम कह सकते हैं कि विलयन को कैसा होना चाहिए? तनु विलयन। तनु विलयन में जलावशोषण अधिक होगा, यानी जिसके अंदर खनिज लवणों की मात्रा, जिस जल के अंदर खनिज लवणों की मात्रा कम होगी वह विलयन कैसा होगा? तनु विलयन। और तनु विलयन में क्या होगा? जलावशोषण की मात्रा भी अधिक होगी। तो इस प्रकार मृदा के अंदर जो जल है, उपस्थित जल है, उसके अंदर जैसे जैसे खनिज लवणों की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, सांद्र विलयन बन जाएगा। और जब विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो जलावशोषण भी क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए सांद्र विलयन की अपेक्षा तनु विलयन यदि पादपों को प्राप्त हो तो उसमें फिर जलावशोषण क्या होता है? अधिक होता है। अगला है आपके टॉपिक रसारोहण। रसारोहण क्या होता है? देखिए कि जो मूल होती है, हमने पढ़ा है मूलों में क्या होता है? मूलरोम होते हैं। मूलरोम क्या करेंगे? जल का अवशोषण करेंगे। जल के साथ में बहुत से खनिज पदार्थ इसके अंदर मिले हुए होते हैं, तो जितनी कम मात्रा होगी उतना जल अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा। यानी तनु विलयन का वो क्या करेगी? मूलरोम तनु विलयन का अवशोषण करेगा। तो उस
जो तनु विलयन है, जिसके अंदर जल भी है, कुछ खनिज लवण भी है, उसको फिर मूल रोम से होते हुए वो क्या होता है, पादप के विभिन्न अंगों के ऊपर तक वो पहुंचते हैं। तो इस प्रकार मूल रोमों से अवशोषित जल का पौधे के ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना या विभिन्न अंगों तक पहुंचना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। मृदा से मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का पादप में ऊपर की ओर जाना, यानी मूल से शीर्ष की ओर, मूल से शीर्ष की ओर जाना, है ना, नीचे से ऊपर की ओर, अवशोषित जल का पादप में ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। पादप ऊपर की ओर जाएगा तो जो अवशोषित जल है, मूल रोमों द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है, वो ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ उसको मूलों तक ही रहेगा, उसको ऊपर भी चढ़ना है। तो जो जल ऊपर की ओर जा रहा है, और हमें पता है जाइलम के द्वारा वो जाएगा ऊपर, तो जिस रास्ते वो जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर चढ़ना, वो जल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। अब देखिए रसारोहण का मार्ग कि भाई रसारोहण हो रहा है, जो जल ऊपर की ओर जा रहा है उसका रास्ता क्या है, कौन सा पथ है, उसका रास्ता क्या है। तो इसके लिए आपके एक प्रयोग बताया गया है कि एक पौधा है बालसम की मूल को क्या करते हैं, काटते हैं, काट कर एक अभिरंजक आता है सेफ्रेनिन में क्या करते हैं, कटे हुए भाग को 2-3 घंटे क्या करते हैं, डुबो देते हैं। 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि इस बालसम प्लांट की क्या हो जाएगी, बालसम प्लांट की पत्तियों के किनारे कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, किनारे लाल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं लाल, क्योंकि सेफ्रेनिन अभिरंजक जाइलम उत्कों तक पहुंचता है। अब यदि पहले क्या किया, बालसम प्लांट लिया, उसकी जड़ को काटा और एक अभिरंजक है सेफ्रेनिन, उसके अंदर 2 से 3 घंटे उसको डुबो दिया। फिर जब अब उसको निकालेंगे तो देखते हैं कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसके जो किनारे हैं, वो कैसे हो जाते हैं, लाल कलर के हो गए। लाल कलर के क्यों होंगे, क्योंकि जो सेफ्रेनिन अभिरंजक है वो जाइलम उत्कों तक पहुंच जाता है। अब यदि इसकी पर्णवरंत के काट को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो क्या देखते हैं हम, तो हम देखते हैं कि सेफ्रेनिन अभिरंजक
जाइलम नलिकाओं से होकर गुजरता है। हमें यही पता करना था, उसका रास्ता ही पता करना था कि भाई जो अभिरंजक ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जा रहा है, उसका रास्ता क्या है। तो उसका रास्ता क्या आ गया, जाइलम नलिकाओं से। ये जो सेफ्रिन अभिरंजक है वो क्या होता है, वो पत्तियों के किनारों तक पहुंचता है और उसके किनारों को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। तो इसका मतलब रसारोहण का मार्ग क्या है, जाइलम नलिकाएं। अब अगला है आपके रसारोहण के कुछ सिद्धांत। रसारोहण के कुछ सिद्धांत, तो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है रसारोहण के सिद्धांत, कुछ 3 है। जैव बल सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत। ये रसारोहण से संबंधित हैं आपके, ठीक है। जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। तो पहला हम पढ़ेंगे जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत में पहला हम देखेंगे रिले पंप। पहला सिद्धांत है आपके रिले पंप सिद्धांत। ये जैव बल सिद्धांत का पहला सिद्धांत है, रिले पंप सिद्धांत। काफी बार पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। तो ये सिद्धांत, ये किसने प्रस्तावित किया था, ये गोडलेवस्की ने। यह सिद्धांत 1884 में गोडलेवस्की ने दिया था। किसने दिया था, 1884 में गोडलेवस्की ने दिया था और ये जैव बल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम पेरेन्काइमा व मज्जा किरणों के मध्य परासरण दाब में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण चूंकि जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा किरणें क्या है, जीवित कोशिकाएं हैं, तो जिसके कारण एक जैविक बल उत्पन्न होता है। जैविक बल उत्पन्न होता है और जल का क्या होता है, रसारोहण होता है। आइए समझ में कि भाई रिले पंप सिद्धांत 1884 में गोडलेवस्की ने दिया। उसके अनुसार क्या हो रहा है, जो जाइलम पेरेन्काइमा है ना, मूल है उसकी जाइलम पेरेन्काइमा और जो मज्जा किरणें हैं उनके मध्य क्या परासरण दाब में परिवर्तन होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो इसके कारण क्या बनता है, जैविक बल उत्पन्न होता है और उस जैविक बल के कारण ही फिर जो प्लांट में जड़ों के अंदर जो जल है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। इसी जैव बल सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है आपके स्पंदन सिद्धांत। तो यह सिद्धांत 1928 में जेसी बोस ने दिया था। किसने दिया था, 1928 में जेसी बोस ने दिया था स्पंदन सिद्धांत। क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार वलकुट की भीतरी कोशिकाएं
वलकुट की भीतरी कोशिकाएं एंडोडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा, एंडोडर्मिस के संपर्क में होती है। वलकुट की भीतरी कोशिकाएं किसके संपर्क में? एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा के क्या होती है? संपर्क में होती है। और इन दोनों कोशिकाओं में, इन भीतरी कोशिकाएं और एंडोडर्मिस, इन दोनों के मध्य क्या होता है? लेबद्ध स्पंदन होता है, फैलना सिकुड़ना, ठीक है। जिस प्रकार हृदय धड़कता है उस प्रकार स्पंदित होती हैं। दोनों में किसमें? वलकुट की भीतरी कोशिकाएं और एंडोडर्मिस में, दोनों में क्या होता है? लेबद्ध स्पंदन होता है। और जब लेबद्ध स्पंदन होगा तो फिर क्या होगा? एक बल बनेगा और उसके कारण जल है वो ऊपर की ओर रसारोहित हो जाएगा। इसका प्रयोग जेसी बोस ने भारतीय टेलीग्राफ, एक प्लांट है भारतीय, ध्यान रखना, भारतीय टेलीग्राफ पर किया था। इस प्लांट पर किया था उन्होंने अपने ये स्पंदन सिद्धांत का जो प्रयोग है वो भारतीय टेलीग्राफ पर किया था। दूसरा है आपके मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब, पहला सिद्धांत हो गया आपके जैव बल सिद्धांत, जिसमें हमने गोडलेवस्की का सिद्धांत देख लिया, ठीक है। और दूसरा हमने देख लिया था स्पंदन सिद्धांत, जेसी बोस वाला। अब दूसरा आता है आपका मूल दाब सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या होता है? देखिए कि जब कोशिकाओं में जल प्रवेश करने लगता है, किसी भी कोशिका है, सिकुड़ी हुई कोशिका है, स्लत कोशिका है मान लीजिए, तो जब कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो कोशिकाओं की भित्ति पर, सबसे पहले कोशिकाओं की भित्ति पर दाब पड़ता है। जो सेल वॉल है, सेल वॉल अब क्या हो जाएगी? स्फीत होना शुरू कर, उस पर प्रेशर पड़ेगा कोशिकाओं की भित्ति पर। क्यों? क्योंकि अंदर, कोशिकाओं के अंदर क्या कर रहा है? जल प्रवेश कर रहा है। जल अंदर जैसे पहुंचता रहेगा तो कोशिका भित्ति क्या होने लग जाएगी? स्फीत होना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। तो भित्ति पर दाब पड़ता है और जो कोशिका है वो क्या होगा? कोशिका अपनी पूर्व अवस्था में आने लग जाती। जो कोशिका पहले वाली स्थिति थी उस स्थिति में कोशिकाएं वापस आना शुरू हो जाती है। कब? जब कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करने लग जाते हैं तब। तो जब कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो कोशिकाओं की भित्ति पर दाब पड़ता है, जिसके कारण कोशिकाएं वापस से फूलने लगती है और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। अब इस समय क्या होता है? जब कोशिका भित्ति पर दाब लग रहा है, इस समय कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य पर भी दाब क्या होता है? लगता है। कोशिका द्रव्य पर भी दाब लगता है। कोशिका भित्ति पर तो लग ही रहा है, साथ ही साथ जो अंदर कोशिका द्रव्य है उस पर भी दाब लगता है। जब कोशिका द्रव्य पर दाब लगेगा तो कुछ कोशिका द्रव्य क्या होगा? निकल कर कहां पर आ जाएगा? वाहिकाओं में पहुंच जाता है, जिससे कुछ कोशिका द्रव्य निकलकर वाहिकाओं में आ जाता है। कहां पर पहुंच जाएगा ये? वाहिकाओं में।
इस कारण एक दाब उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं, जिसे मूल दाब कहते हैं। अच्छा, मूल दाब को मैनोमीटर, किससे? ध्यान रखना, मैनोमीटर से क्या होता है? नापते हैं। फिर से देख लीजिए, कोशिकाओं में जल ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। जब जल प्रवेश करेगा तो कोशिका भित्ति पर क्या होगा? दाब लगेगा। जब दाब लगेगा तो कोशिका अपनी पूर्व की स्थिति में आने का प्रयास करती है, ये अपनी पूर्व स्थिति में आने लग जाती है। इसी समय जब कोशिका अपनी पूर्व स्थिति में आ रही है, उसी समय क्या होता है? कोशिका में जो उपस्थित जो कोशिका द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म है, उस पर भी क्या लगता है? प्रेशर लगता है, दाब लगता है। और इस दाब के कारण कुछ कोशिका द्रव्य वो निकलकर कहां पर पहुंच जाता है? वाहिकाओं में पहुंच जाता है। इस प्रकार एक दाब उत्पन्न होता है और उस दाब को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब को हम क्या कहते हैं? किससे? मैनोमीटर से मापा जाता है। अब ये जो मूल दाब उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण अब जो जल है वो रसारोहण हो रहा है, जल का रसारोहण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये मूल दाब से जो रसारोहण होगा वो उन्हीं पादपों में सक्सेस हो सकता है जो पादप जो ऊंचाई इनकी क्या होती है? कम होती है। छोटे पादपों में तो मूल दाब के द्वारा जो जल है उसका रसारोहण हो जाएगा, है ना। तो छोटे पादपों का मतलब होता है कम ऊंचाई वाले। छोटे पादपों में मूल दाब से जल का रसारोहण हो जाता है। तो पादपों में मूल दाब से जल का रसारोहण हो जाता है, किसमें? छोटे पादपों में। और इनमें दो एटीएम मूल दाब की आवश्यकता पड़ती है। छोटे पादपों में मूल दाब कितना होना चाहिए? 2 एटीएम। लेकिन जिनकी लंबाई मान लो 12 मीटर तक है, 12 मीटर, काफी ऊंचे प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है जैसे जिम्नोस्पर्म, इनकी ऊंचाई क्या होती है? अधिक होती है। तो जिम्नोस्पर्म में आप इस मूल दाब के द्वारा जल का रसारोहण नहीं हो सकता। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मूल दाब के द्वारा जल का रसारोहण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकी ऊंचाई अधिक होती है। और अभी हमने पढ़ा है कि मूल दाब है, छोटे पादपों में मूल दाब कितने एटीएम का होता है? 2 एटीएम का। और ये जो ऊंचाई वाले पादप हैं उनको कितना एटीएम का मूल दाब चाहिए? 12 एटीएम का मूल दाब चाहिए, तभी वो यहाँ इनके ऊपरी सिरे तक ये पहुंचेगा मूल दाब। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि मूल दाब तो कितना दाब उत्पन्न कर रहा है? सिर्फ 2 एटीएम। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है, जिनकी ऊंचाई अधिक है, उनके लिए मूल दाब होना चाहिए 12 एटीएम। इसलिए ये सिद्धांत है उसको मान्य नहीं किया गया है। जो ऊंचाई वाले पादप है उसके लिए ये सिद्धांत क्या है? मान्य नहीं है, क्योंकि ये कम ऊंचाई वाले पादपों के लिए तो ठीक है, वहां तक तो ये जल का रसारोहण हो सकता है मूल दाब के द्वारा। लेकिन जो अधिक ऊंचाई वाले पादप हैं उनके अंदर, जिनके लिए 12 एटीएम दाब की, प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर मूल दाब के द्वारा जल का रसारोहण नहीं हो सकता। अंतिम आता है आपका भौतिक बल सिद्धांत। तीसरा और अंतिम है भौतिक बल सिद्धांत। देखो, यह सिद्धांत बताता है कि रसारोहण केवल किससे होता है? भौतिक बलों से होता है। भौतिक बलों से होता है, क्योंकि इसका नाम ही भौतिक बल सिद्धांत है। तो इसमें ये इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि रसारोहण केवल भौतिक बलों से होता है, भौतिक बलों से होता है। और
जो जीवित कोशिकाएं हैं वो इसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेती। जीवित कोशिकाएं किसी भी प्रकार से इसमें भाग नहीं लेती। यह सिद्धांत किसने दिया था? 1894 में 1894 में डिक्सन व जोली ने दिया था। 1894 में डिक्सन व जोली ने यह सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? रसारोहण केवल और केवल भौतिक बलों से होता है और इसमें जीवित कोशिकाएं किसी प्रकार से भाग नहीं लेती। इस सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं हम। इस सिद्धांत को वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत या सहसंजन तनाव सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बता रहा है, भौतिक बल सिद्धांत क्या बता रहा है कि यहां पर मान लीजिए ये आपके पत्तियां हैं और यहां पर ये क्या है? आपके मूल है। तो ये सिद्धांत बता रहा है कि भाई मूल से लेकर जो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए जल स्तंभ है। जल स्तंभ यानी पानी का एक स्तंभ बन रहा है। कहां से लेकर? जड़ से लेकर आपके पत्ती तक ये जल स्तंभ है। वाटर कॉलम जिसे हम बोलते हैं, वाटर कॉलम जल स्तंभ है। अब होता क्या है कि यहां से पत्ती से लगातार जल का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया चलती है। वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है कि पत्तियों के द्वारा जल की हानि होती रहती है। जब जल की हानि हो रही है, यहां से जल की हानि हो रही है, यहां से क्या हो रहा है? जल का अवशोषण हो रहा है। तो यहां पर लगातार क्या होगी? कमी होगी। इस कमी के कारण यहां पर क्या होता है? पत्तियों द्वारा एक खिंचाव उत्पन्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि पत्तियां लगातार जल की हानि कर रही है, जल को बाहर निकाल रही है, इसलिए यहां पर जल की आवश्यकता है। हमेशा जल की आवश्यकता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां से जल लगातार वाष्प के रूप में क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो यहां पर एक क्या हो जाएगा? खिंचाव बल उत्पन्न हो जाएगा। कहां पर? पत्तियों पर एक खिंचाव बल उत्पन्न हो जाएगा और इस खिंचाव बल के कारण यहां से जड़ से लेकर पत्तियों के बीच में एक जल का स्तंभ बन जाएगा और जल के इस स्तंभ में जो जल के अणु हैं, वो है सहसंजन बल से जुड़े हुए होते हैं। सहसंजन बल से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं और उस बल का जो मान होता है वो होता है 45 से 207 एटीएम। ध्यान रखना, 45 से 207 एटीएम। ये जो जल के अणु हैं वो आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, सहसंजित रहेंगे, जिसके कारण ये जो कॉलम है वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सहसंजन तनाव बल है वो इनको जल के अणुओं को आपस में क्या करता है? बांध कर रखता है, जिसके कारण ये एक कॉलम बन जाता है। तो पत्तियों से लगातार जल का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण यहां पर एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इस खिंचाव बल के कारण यहां पर पत्तियों से लेकर मूल तक एक क्या बन जाता है? जल स्तंभ बन जाता है। जल स्तंभ में जल के जो अणु होते हैं उनके मध्य सहसंजन बल उत्पन्न होता है और ये सहसंजन बल कितना होता है? 45 से लेकर 207 एटीएम तक। इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वो कहलाता है भौतिक बल सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत ये बता रहा है कि इसके अंदर जो ऊंचाई वाले जो पौधे हैं, अभी हमने मूल दाब वाले सिद्धांत में देखा था कि भाई 2 एटीएम ऊंचाई जो मूल दाब है वो 2 एटीएम उत्पन्न कर रहा है। छोटे ऊंचाई वाले पादपों तक तो मूल दाब के द्वारा जो जल है उसका रसारोहण हो जाता है, लेकिन जो 12 एटीएम ऊंचाई वाले पादप हैं, जिनकी ऊंचाई अधिक है, जिम्नोस्पर्म वगैरह, वहां तक ये पहुंच नहीं पाता रसारोहण के द्वारा। तो भौतिक बल सिद्धांत के द्वारा जो ऊंचाई वाले जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? जल का जो जल पहुंचता है, रसारोहित होता है, वो हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा हो सकता है। तो ये सिद्धांत डिक्सन व जोली ने 1894 में दिया था और इसमें
जो रसारोहण होता है वो केवल भौतिक बलों से ही हो रहा है, इसमें कोई जीवित कोशिकाएं कोई काम में नहीं ले रही। देखो यहाँ पर कोई जीवित कोशिका काम में नहीं आ रही है। तो पत्तियों के द्वारा खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक जल स्तंभ बनता है। किस किस के मध्य? पत्तियों से लेकर और आपके मूल के मध्य एक जल स्तंभ बनता है, और उन जल स्तंभ में जल के अणु हैं, उसमें से संयोजन तनाव बल उत्पन्न होता है, और वो उसका मान होता है 45 से 207 एटीएम तक। तो आज ये आपका कंप्लीट हो गया, और कल पुनः अपन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।